Alright, kids, Assalamu alaikum. Here I am with a video recorded lecture of your first monthly test, with a review of your first monthly test. आपका लास्ट क्लास में मंथली टेस्ट कंडक्ट किया गया और सवाल थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप चेंज से। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चंस में, क्वेश्चन क्या थे, इंफॉर्मेशन क्या थी, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कैसे करना है, असेस कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है और अटेम्प्ट क्या करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं आपके सामने आपका टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा हूं सो दैट you guys can cross check where did you make the errors, what was the right approach, whether your answers were matching or not, whether your method of attempting the answers was right or not. आप क्रॉस चेक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, अपने आंसर्स को देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि what things you need to adopt for the next monthly test. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल था, Kim, a sole trader, provided the following statement of financial position at 30 September 2014। तो कह रहे हैं किम एक सोल ट्रेडर है, हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही है या कर रहा है, जो भी है कर रही है। 30 सितंबर 2014। नॉन करंट एसेट्स, तो तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, राइट। ये किम एक सोल ट्रेडर है, ठीक है ना। किम अभी एक सोल ट्रेडर है और उसके बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स हैं, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट एंड फिक्सचर एंड फिटिंग्स। उसके बाद उसके बिजनेस में करंट एसेट्स हैं, दो करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उसके पास दो करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। ये टोटल एसेट्स हैं किम के बिजनेस के। फिर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में किम ने साल के शुरू में कैपिटल लगाए हुआ था 600,000। दिस वाज द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि ये 1 अक्टूबर 2013 का कैपिटल है। ये कैपिटल है 1 अक्टूबर 2013 का, अक्टूबर 1 2013 का ये कैपिटल है, पिछले साल के स्टार्ट में। उसके बाद एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है सोल ट्रेडर के इक्विटी सेक्शन में प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं तो मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। ये है किम का क्लोजिंग कैपिटल एट एट September 30, 2014। तो जिस दिन की ये एसओएफपी बन रही है, जिस दिन की ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, उस दिन का कैपिटल किम का 592,000 है, ड्रॉइंग्स माइनस करके और प्रॉफिट ऐड करके। करंट लाइबिलिटीज की बात कर ली जाए तो ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है किम का, ये दो करंट लाइबिलिटीज हैं किम के बिजनेस में। तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, दो करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, और दो करंट लाइबिलिटीज हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज अपेरेंटली अभी तक कुछ नजर नहीं आ रही, आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन 1 अक्टूबर 2014 किम एडमिटेड चैन एज अ पार्टनर। ओके, अच्छा 1 अक्टूबर 2014, आई होप दैट मेरे इन डेट्स लिखने से ही मुझे पता है कि मेरे ये डेट्स लिखने से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने एरर्स वैसे ही नजर आ गए, वैसे ही नजर आ गए होंगे कि ओके हमने क्या एरर कर दिए और क्या एरर्स सामने आ गए हमारे। बहरहाल ये मैं क्लैरिटी दे दूं आपको कि क्लोजिंग कैपिटल आ गया 30 सितंबर 2014 का। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर 2014 किम ने चैन को एज अ पार्टनर इंक्लूड कर लिया अपने बिजनेस में। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 120,000।
बट विल नॉट रिमेन इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये गुडविल किम की है, सर दिस गुडविल बिलोंग्स टू किम, चैन गुडविल लेके नहीं आ रहा। एग्जामिनर ने बोला गुडविल वॉज वैल्यूड एट 120,000, तो किम ने एडमिट किया है चैन को ऐसा पार्टनर अपने बिजनेस में, तो गुडविल किम की है, गुडविल बिलोंग्स टू किम। ठीक हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं इस गुडविल को एडजस्ट करेंगे, शो नहीं करेंगे बुक्स में। ठीक हो गया। मतलब ट्रीटमेंट टू, हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट टू कि जहां गुडविल एडजस्ट होगी लेकिन शो नहीं करेंगे। उसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज एग्रीड एट किम 60% एंड चैन 40%। तो जो प्रॉफिट रेशो है वो 60-43:2 का रेशो डिसाइड किया गया, 3 फॉर किम एंड 2 फॉर चैन। तो टोटल 5 हिस्से, 3/5 एंड 2/5, ये डिसाइड हुआ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। चैन एग्रीड टू पे अ चेक ऑफ 160,000 टू द पार्टनरशिप। चैन आया, पार्टनरशिप में आ रहा है, किम के बिजनेस में एज अ पार्टनर एंटर हो रहा है, तो $160,000 वो बैंक में लेकर आया। इन एडिशन ही इंट्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट वैल्यूड एट 325,000 एंड इन्वेंट्री वैल्यूड एट 26,000। इसके अलावा चैन पैसों के अलावा, बैंक के अलावा इक्विपमेंट लेकर आया जिसकी वैल्यू 325,000 है, और इन्वेंट्री लेकर आया जिसकी वैल्यू 26,000 है। तो इसका मतलब we'll say that Chan is bringing three assets to the business as capital. Three assets to the business as its capital: बैंक, इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री। ये तीन चीजें वो लेकर आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में। ओके, डायरेक्ट आ गया हमारे पास पार्ट ए, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ किम एंड चैन एट 1 अक्टूबर 2014। तो अब एग्जामिनर कह रहा है कैपिटल अकाउंट्स बनाओ किम और चैन के 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर मतलब जिस दिन किम ने चैन को एंटर किया पार्टनरशिप में, इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। अब आप देखें कैपिटल अकाउंट्स मांग रहे हैं आपसे, भैया कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स मांगा है हमसे। तो यहां पर मैं दोनों के कैपिटल अकाउंट्स, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किम और चैन के अलग अलग कैपिटल अकाउंट्स बना लो, दो अलग टी अकाउंट्स बना लो। मेरी आदत है मैं एक ही साथ ये अकाउंट्स बनाता हूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपके सामने यहां पर इनके कैपिटल अकाउंट्स बनाऊंगा। राइट, दिस इज चैन्स क्रेडिट साइड, दिस इज किम्स क्रेडिट साइड। ये किम की क्रेडिट साइड है, ये चैन की क्रेडिट साइड है। इसी तरीके से ये चैन की डेबिट साइड है और ये किम की डेबिट साइड है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास साइड्स डन हो गई। अब सर सबसे पहले ना हमारे पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और नोट कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा। चैन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, चैन वॉज मेड पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप एट 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को ये बिजनेस बिलोंग करता था सिर्फ किम को, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में सिर्फ किम का बैलेंस आएगा, चैन था ही नहीं तो उसका बैलेंस कैसे आ सकता है। अब 1 अक्टूबर को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये डेट्स लिखने का एक मेरा मकसद था कि सर अगर क्लोजिंग कैपिटल September 30, 2014 को 592,000 है, तो अगले दिन ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर भी यही कैपिटल होगा 592,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा 592,000, ये लीजिए कैपिटल अकाउंट ऑफ किम, ओपनिंग आ गया, कैपिटल अकाउंट ऑफ किम ओपनिंग आ गया 592,000। ये तो हो गया किम का कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया किम का कैपिटल अकाउंट। अब चैन ओपनिंग में तो नहीं था, साल के पहले दिन, साल के शुरू में तो नहीं था स्टार्ट में, लेकिन पहले दिन पार्टनरशिप में आ गया, तो सबसे पहले वो लेकर आ रहा है बैंक। तो बैंक में जाहिर सी बात है पार्टनरशिप के बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जाहिर सी बात है पार्टनरशिप के बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो नोट कीजिएगा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा मैं, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, ये लिखा हुआ 160,000,
ये $160,000 लेकर आ रहा है, $160,000। बैंक के बाद दूसरा जो एसेट लेकर आ रहा है वो ला रहा है इक्विपमेंट, 325,000 इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, 325,000 इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट के बाद लेकर आ रहा है इन्वेंट्री 26,000। इक्विपमेंट के बाद इन्वेंट्री लेकर आ रहा है, ये तीन एसेट्स के चैन जो है लेकर आ रहा है इस पार्टनरशिप बिजनेस में। तो उसका कैपिटल जाहिर सी बात इंक्रीज हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब सर इसके अलावा जब पार्टनर एंटर हुआ, हमने पढ़ा है कि गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। गुडविल के बारे में ये कह रहे हैं कि किम की गुडविल है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, शो नहीं करेंगे। गुडविल की वैल्यू है 120,000 एंड दिस प्योरली बिलोंग्स टू किम। ये 120,000 प्योरली बिलोंग्स टू किम। और अगर आप वही वाली बात कर लो ना, ओल्ड प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट, तो बात तो वही होगी ना। ओल्ड प्रॉफिट में तो सिर्फ किम था, चैन तो था नहीं। तो ये तो ओल्ड प्रॉफिट में तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, गुडविल डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 120,000। अब ट्रीटमेंट टू में एंट्री टू होती है जिसमें हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो में। तो सर न्यू प्रॉफिट रेशियो है इनका 3:2। तो गुडविल के नाम से हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे गुडविल के नाम से। 120,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 72,000 बिलोंग्स टू किम एंड द रिमेनिंग 48,000 दैट बिलोंग्स टू चैन। अच्छा अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहां पे एक चीज समझाऊंगा, जरा सीडी निकाल लूं फिर समझाता हूं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, बहुत सिंपल। कैपिटल अकाउंट से इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो सर चलिए हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को वाइंड अप करें। तो 592 प्लस 120, 712,000। 712,000 में से 72,000 माइनस कर दें तो ये बन गया 640,000। गौर से देखिएगा, 640,000 इज द बैलेंस carried down for Kim. It is the balance carried down for Kim. Now, important, very important part. सर किम का बैलेंस तो 592 था, किम का बैलेंस तो 592 था, ये 640 कैसे हो गया? क्योंकि किम ने गुडविल बेची है चैन को। उसकी गुडविल थी ओरिजिनली 120, अब उसकी रह गई 72। तो 120 माइनस 72, उसने 48,000 की गुडविल सेल की है। 592 में जरा 48 ऐड करो तो सर 640 बनता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट किम का इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है किम हैज सोल्ड गुडविल टू चैन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन, पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगी ये बात कि बैलेंस ब्रॉट डाउन के फ्री के नंबर होते हैं। लिखना ही नहीं है बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लोगों को, फ्री के नंबर हैं। गलती कर दी ना यहाँ, ये गलती कर दी, लेट सपोज इसकी गलती कर दी, इसकी गलती कर दी, कोई मसला नहीं है, जाने दो। गलती कर दी, सीडी निकाल लिया, अब सीडी तक तो निकाल लिया ना, वो उसको ब्रॉट डाउन तो करो। फ्री का वन ऑफ का नंबर है यहाँ पे, फ्री का वन ऑफ का नंबर मिस किया मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस किया मैं। उसके बाद चैन के क्रेडिट साइड को देखो तो 160,000 वो बैंक फॉर्म में लेकर आए, 325 इक्विपमेंट में और 26,000 की इन्वेंट्री। 511,000 के वो एसेट्स लेकर आया है, लेकिन उसका कैपिटल 511,000 नहीं है बल्कि 463,000 है। 463,000। सर वो लेकर तो 511,000 के एसेट्स लेकर आया है, लेकिन 463 क्यों? क्योंकि वो गुडविल खरीद रहा है, उसका कैपिटल कम होगा, ही इज बाइंग द गुडविल, कैपिटल कम होगा। डन हो गया सर, 10 मार्क्स आ गए ये हमारे पास। वन फॉर हेयर, वन फॉर हेयर, वन फॉर हेयर 3, वन फॉर हेयर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देख लो ये, और ओवरऑल पूरे फॉर्मेट का एक नंबर है। ये 10 मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन है, डन एंड डस्ट। आगे एग्जामिनर कह रहा है बी पार्ट में प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
फॉर द पार्टनरशिप एट 1 अक्टूबर 2014। कह रहा था एसओएफपी बना दो इस पार्टनरशिप की। अब जो 1 अक्टूबर को चैन के आने के बाद ये जो पार्टनरशिप की एसओएफपी बनेगी, एग्जामिनर कह रहा है जरा वो बना दो। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट दिस इज 3 कॉलम्स। प्लीज गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। अब एसओएफपी की बात करें तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में मोटर व्हीकल्स। अच्छा, मोटर व्हीकल जो ओरिजिनल है किम के पास वही है। चैन कोई मोटर व्हीकल लेके नहीं आ रहा, और ना ही चैन के आने से मोटर व्हीकल की वैल्यूएशन पे कोई फर्क पड़ा है, तो इट विल स्टिल रिमेन एट 100,000। नॉन करंट एसेट सबसे पहले इधर लिखेंगे हम, नॉन करंट एसेट्स नोट कीजिएगा, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे मोटर व्हीकल्स 100,000। ये लीजिए। अच्छा, मोटर व्हीकल्स के बाद अगले जो नॉन करंट एसेट किम के बिजनेस में मौजूद थे, दैट वाज इक्विपमेंट। किम के पास ओरिजिनली 80,000 के इक्विपमेंट्स थे, लेकिन चैन भी तो कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आ रहा है। अब चैन, जाहिर सी बात है, ये जो चैन इक्विपमेंट लेकर आ रहा है 325,000 की वैल्यू के, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे पार्टनरशिप बिजनेस में इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस के इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी है। तभी तो आप नोट कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है ना, कैपिटल क्रेडिट इक्विपमेंट क्रॉस रेफरेंस, तो इक्विपमेंट डेबिट होगा। अब आप गौर से देखिएगा, यहां पे मोटर व्हीकल्स के बाद लिखेंगे हम इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी 405,000। ये लीजिए, इक्विपमेंट की वैल्यू हो गई 405,000। सर, इक्विपमेंट के बाद आखिरी नॉन करंट एसेट है, और सर वो है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 172,000। उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। 172,000 फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, 172,000 फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो ये 3 नॉन करंट एसेट्स हैं इन पार्टनरशिप बिजनेस के। तो सर ये वैल्यू बन जाएगी 677,000 नॉन करंट एसेट्स फॉर द न्यू पार्टनरशिप बिजनेस। आगे हमारे पास करंट एसेट्स हैं। वी हैव करंट एसेट्स फॉर दिस न्यू पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें सर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और नोट कीजिएगा इन्वेंट्री है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत क्रूशियल पार्ट है यहां पर। बहुत जनरल एरर्स होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत कॉमन एरर्स होते हैं। सिली मिस्टेक नहीं है, कॉमन एरर है, जनरल एरर है, विच कैन बी करेक्टेड। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो चैन क्योंकि कोई बिजनेस तो करता नहीं था, तो वो कोई रिसीवेबल्स लेके नहीं आ रहा, लेकिन किम के पास पहले से रिसीवेबल्स मौजूद थे 343,000 के, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल्स दे आर स्टिल वैल्यूड एट 343,000। हाउएवर, चैन एक इन्वेंट्री लेकर आ रहा है, चैन इन्वेंट्री लेकर आ रहा है, और किम के पास ओरिजिनली इन्वेंट्री थी 105,000 की, चैन इन्वेंट्री लेकर आ रहा है 26,000 की। तो इसका मतलब जो नए पार्टनरशिप बिजनेस के पास टोटल इन्वेंट्री होगी सर, वो होगी 131,000 की। अब आप लोग अगर गौर से देखें, नोट करें, तो किम के पास ओरिजिनली 2 करंट एसेट्स थे, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। बैंक था उसका ओवरड्राफ्ट, बैंक था उसका ओवरड्राफ्ट 16,000। अब आप मुझे एक बात बताएं, पिछले साल के एंड पे, पिछले साल के क्लोजिंग पे, ये ऑब्वियस ये पिछले साल का क्लोजिंग है 30 सितंबर 2014। पिछले साल के क्लोजिंग में किम के बैंक अकाउंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, और जाहिर सी बात है फिर ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, तो ओपनिंग में भी ओवरड्राफ्ट होगा। लेकिन फिर आया चैन, और चैन आया $160,000 लेके बैंक में, तो ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया ना। 16,000 का ओवरड्राफ्ट था, उसने 160,000 डाल दिए, तो 16,000 का ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया।
तो बैंक तो अब इस पार्टनरशिप बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो पैसे मौजूद हो गए, और कितने मौजूद हो गए? 144,000 मौजूद हो गए। उसने जैसे ही 1,60,000 रुपए डिपॉजिट कराए, 16,000 का ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया, उनके बैंक में पैसे बच गए 144,000। ये है तीसरा, करंट एसेट्स। ये बड़ा मिस होता है स्टूडेंट से, जनरल कॉमन एरर है, स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इसे। तो नाउ दिस इज 618,000 ऑफ टोटल करंट एसेट्स प्लस 677,000, तो ये बन गए 1295, 1295,000 ऑफ टोटल एसेट्स। ये इनके बन गए टोटल एसेट। अब चलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की तरफ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नोट कीजिएगा। तो सर इक्विटी, अब यहां इक्विटी में भी बहुत कॉमन एरर है स्टूडेंट्स का, बहुत कॉमन, क्योंकि वो एसओएफपी फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते हैं ना, ऊपर से नीचे एसओएफपी। अभी जैसे अभी हमने फॉर्मेट फॉलो किया, सिवाय बैंक को करंट एसेट बनाने के बाकी सारी चीजें एज इट इज ऊपर से लेकर आ गए, वैल्यूज में चेंजेस है, बाकी फॉर्मेट यही है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो यही कर रहे होते हैं, ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। अरे भैया, अरे भैया, वो तो पिछले साल था, खत्म हो गया, किम का सोल ट्रेडर बिजनेस बंद हो गया, अब तो पार्टनरशिप हो रही है। और अभी इन्होंने पार्टनरशिप गुजारी थोड़ी है, पहला ही दिन है, वो बोले फॉर्मेशन के टाइम जरा बताओ इक्विटी कैसे आएगी। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, कोई सोल ट्रेडर थोड़ी बचा है, अब ये तो पार्टनरशिप बिजनेस है। और मुझे आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की इक्विटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। हमने पढ़ा है ये कि पार्टनरशिप की इक्विटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो तब बनेगा ना जब साल गुजरेगा, प्रॉफिट लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें हिसाब किताब होगा, तब क्या करंट अकाउंट आएगा। अभी करंट अकाउंट कहाँ से आएगा? अभी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ किम एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ चैन। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये रहा 640 और 463, 640,000 और 463,000, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन? मतलब अब पार्टनरशिप का ये कैपिटल है नया, किम और चैन का। सो 640 एंड 463, ये लीजिए 640,000 फॉर किम, 463,000 फॉर चैन, and here they are with their new capital 1103,000। क्या कर दिया मैंने? नहीं, कुछ गलती कर दी। आप लोगों का असर आ गया है मुझे देखे, आप लोगों जैसा, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के आप लोगों जैसा हाल हो गया मेरा। ये लीजिए 1103,000, ठीक है ना? ये आ गई 1103,000 की वैल्यू कैपिटल अकाउंट की। करंट अकाउंट नहीं है इसमें। अब सर करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, करंट लाइबिलिटीज और एक ही करंट लाइबिलिटी है। अब इनकी एक ही करंट लाइबिलिटी है और वो है ट्रेड पेबल, दैट इज ट्रेड पेबल। एंड हाउ मच इज ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल की वैल्यू सर यहां लिखी हुई 192,000, उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा, 192,000, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर इसको ऐड कर दें, 1295,000, 1295,000, ये हो गया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये लीजिए सर, 8 मार्क्स हैं इसके, 8 नंबर हैं इस पार्ट के, 8 मार्क्स। लेट मी शो यू द मार्किंग। इक्विपमेंट का 1 नंबर, ट्रेड रिसीवेबल का 1 नंबर, नहीं ट्रेड रिसीवेबल का 1 नंबर नहीं है मेरे ख्याल से, इन्वेंट्री का 1 नंबर है, बैंक के 2 नंबर है, बैंक के 2 नंबर है। उसके बाद हाँ ये रहा टोटल नॉन करंट एसेट का 1 नंबर है, राइट? तो ये हो गए हमारे 1 2 3 5, वन ऑफ, वन ऑफ। देखो यार, फ्री का नंबर अगर ऊपर एरर कर भी दिया कोई मसला नहीं है, वो वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दो, वन ऑफ के नंबर उठाओ। और सर आखिरी नंबर मेरे ख्याल से हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7,
एंड आई थिंक लास्ट नंबर है शायद ट्रेड पेबल का, या शायद ट्रेड रिसीवेबल का ही नंबर है। तो अब आप देखें, ये मार्किंग है हमारी, दिस इज द मार्किंग। तो अब आप मुझे बताएं, ये 8 नंबर हो गए हमारे। अब आप देखें, कह रहा है स्टेट 3 एडवांटेजेस टू केम ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। इसको मैं लिख नहीं रहा, सिंपल बता देता हूँ। मोर पूल ऑफ फाइनेंस, मोर आइडियाज, रिस्क शेयरिंग, लॉस शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। ठीक हो गया। आगे कह रहा है किम हैज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 2%। ओके, कह रहा है किम ने डाउटफुल डेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं 2%। 2% डाउटफुल डेट्स किम ने प्रोवाइड किए हैं। चैन वुड लाइक टू चेंज द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ द प्रोविजन टू 5%। कह रहा है चैन जो है ना, इसे चेंज करना चाह रहा है और इसे 5% करना चाह रहा है। ठीक है। कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस चेंज माइट बी नेसेसरी। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर है, मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ चैन दैट ही हैज गॉन थ्रू, प्रोविजन बढ़ाना चाह रहा है वो, जो उसका एक्सपीरियंस है पास्ट का। मे बी पुअर कलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स बाय किम, पुअर कलेक्शन है जिसकी वजह से चैन इसको अब डाउटफुल डेट्स को बढ़ाना चाह रहा है। मे बी ओल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, काफी ओल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिसकी वजह से चैन जो है डाउट्स बढ़ाना चाह रहा है। कह रहा है डाउट्स रियलिस्टिक करो, बढ़ाओ इसको। बैड इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी बुरी हो गई है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वी ऑल नो व्हेन देयर इज इकोनॉमिक कोलैप्स और रिसेशन और डाउनटर्न, बिजनेसेस फेस प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग रिसीवेबल्स। तो ये 5 नंबर में 4 रीजन तो मैंने आपको बता दिया, उन्हें एक्सप्लेन करना है सिंपली। और फिर कह रहा है आगे, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इफ द एग्जिस्टिंग रेट हो गया है, रेट हैड चेंज टू 5%। कह रहा है अब अगर ये 2% की जगह 5% अप्लाई होए तो बताओ कितना डाउटफुल डेट्स का फर्क आएगा। फर्क पूछ रहा है आपसे, चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पहले जरा 2% की वैल्यू निकालते हैं ना, पहले जरा 2% की वैल्यू निकालते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं, ये A2 लेवल नहीं है, ये AS लेवल है, प्रिसाइजली AS लेवल है, फोकस कीजिएगा। सर जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स यहां पे लिखते हैं तो टेक्निकली ट्रेड रिसीवेबल्स, देखिएगा गौर से, मैं आपके सामने इधर ब्रैकेट में शो कर रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये होता है। और इसको हम कहते हैं नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको कहते हैं नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हम लिखते हैं करंट एसेट्स में जिसकी वर्किंग होती है ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी हमें ये भी नहीं पता कि क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू क्या है, हमें ये नहीं पता। और हमें ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी नहीं पता। हमें नेट ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू पता है विच इज 343,000, माइनस होने के बाद प्रोविजन, माइनस होने के बाद 343,000 की वैल्यू है। तो सर अगर हमें क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाए या हमें ट्रेड रिसीवेबल पता चल जाए तो कहानी खत्म हो जाए। अगर हमें क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाए तो हम प्लस माइनस करके, सिचुएशन को इधर उधर करके, वैल्यूज को, हम ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। उस ट्रेड रिसीवेबल पे फिर 5% अप्लाई करना पड़ेगा। चलो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, परसेंटेज तो अवेलेबल है ना, जो किम ने यूज किया है, किम ने यूज किया 2%, किम ने यूज किया 2%। और ट्रेड रिसीवेबल होंगे हमारे 100%, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे हमारे 100%। इस 100% पे 2% अप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। तो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स टेक्निकली बन गए 98%। इज दिस राइट? नेट ट्रेड रिसीवेबल्स बन गए 98%। 100% में से 2% माइनस किया तो बन गया 98%, और वो 98% है 343,000। तो अब क्या मैं 2% और 100% नहीं निकाल सकता? 343,000
divided by 98 because this is 98%. Because this is 98%. 343,000 divided by 98 multiplied by 100. तो सर ट्रेड रिसीवेबल्स की ओरिजिनल वैल्यू है 350,000. अब आप नोट कर लो, 350,000 पे 2% अप्लाई करके देख लो, वैल्यूज क्रॉस चेक हो जाएंगी, क्रॉस चेक हो जाएंगी. 350,000 पे 2% अप्लाई करके देख लो तो 7,000 आ रही है. 350,000 माइनस 7,000, 350,000 माइनस 7,000 गिव्स अस 343,000. हैंस प्रूव्ड कि जब किम ने 2% यूज किया, किम ने जब 2% यूज किया तो वो आई 7, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू आई 7,000. लेकिन अगर चैन के कहने पे इसे 5% कर दिया जाए तो ये 5% 343,000 का नहीं होगा, ये 5% 350,000 का होगा, जो कि एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल थे 350,000 इंटू 5%. सर 17,500, 17,500. सो 17,500 अब नए ट्रेड रिसीवेबल, नया प्रोविजन होगा, न्यू प्रोविजन. तो चेंज पूछ रहा है तो यहां बताएंगे इंक्रीज इन PFDD बाय 10,500. ये लीजिए सर, 10,500 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो जाएगा. आखिरी पार्ट में पूछ रहा है स्टेट हाउ दिस चेंज वुड अफेक्ट द पार्टनरशिप्स इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो सर यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड बोथ प्रॉफिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स would reduce by 10,500. इसका इंपैक्ट ये कि सर प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि प्रोविजन बढ़ रहा है, डाउट्स बढ़ते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ प्रॉफिट कम होगा, और डाउटफुल बढ़े तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम होंगे. तो बोथ प्रॉफिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स वुड रिड्यूस बाय 10,500. सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर. यहां तक क्लैरिटी होगी. आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. BH Sports Club provides sporting facilities and a cafe for the use for its members and guests. The club's financial year ends on 31st July. The following information is available. तो अब आप देखो, BH स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज और कैफे प्रोवाइड कर रहा है, मेंबर्स के लिए भी गेस्ट के लिए भी. क्या रहा है 1 अगस्त 2019, 31 जुलाई 2020. तो इसका मतलब सर ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है और सर ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है. तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है. बैंक है, कैफे की इन्वेंट्री है, स्पोर्ट्स हॉल एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मीन डेप्रिसिएशन के बाद, इंश्योरेंस प्रीपेड, स्पोर्ट्स हॉल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. अच्छा, इंश्योरेंस प्रीपेड है स्पोर्ट्स हॉल की और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ये इंश्योरेंस प्रीपेड है ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी. फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है बुक वैल्यू, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, वेजेस अक्रूड. कैफे स्टाफ है, कैफे का स्टाफ है, उनकी वेजेस अक्रूड है. तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है. उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. तो इसका मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना शो कर रहा है. मैं वंस अगेन एक दफा फिर से यहां पे 2 लाइंस बनाऊंगा. सर ये टी अकाउंट रेडी हो जाएगा हमारा, ये लीजिए, ये टी अकाउंट रेडी हो गया सर. दिस इज द टी अकाउंट. अब इसमें हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है 840. इसका मतलब ये जो क्लब है इसके बैंक में साल के शुरू में बैंक का अपना पैसा मौजूद है, बिजनेस का अपना पैसा बैंक में मौजूद है. रिसीट एंड पेमेंट पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव भी 840
वैल्यू से मौजूद है। अब कुछ जाहिर सी बात है, क्लब है तो कुछ पैसा आ रहा होगा, कुछ पैसा जा रहा होगा। तो सर सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है और कैफे की टेकिंग से उसका पैसा आ रहा है, ठीक है ना। फिर परचेजेस हैं कैफे सप्लाईज। अच्छा, कैफे के जो सप्लायर्स हैं, कैफे के सप्लाईज हैं, उसकी परचेजेस हैं। कैफे स्टाफ की वेजेस हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस हैं। इंश्योरेंस, जो स्पोर्ट्स हॉल की ऊपर स्पोर्ट्स हॉल की इंश्योरेंस प्रीपेड थी ओपनिंग और क्लोजिंग में, वो यहां पर बता दी कि भाई इतना पे किया हुआ है इंश्योरेंस। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने, और स्पोर्ट्स हॉल के एक्सपेंसेस है। क्लोजिंग में भी ये पॉजिटिव है, करंट एसेट है, मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये स्टार्ट में भी करंट एसेट है और क्लोजिंग में भी करंट एसेट ही है। कैफे की टेकिंग्स भी हुई हैं और सब्सक्रिप्शन भी रिसीव्ड हुई है, और बाकी परचेजेस भी हुई है कैफे की, और वेजेस भी पे की हैं कैफे स्टाफ की। स्पोर्ट्स स्टाफ की भी वेजेस पे की है, और इंश्योरेंस भी पे हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, और स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस पे किया है। आगे एग्जामिनर कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रही है 10% पर एनम आरबीएम मेथड के थ्रू। आरबीएम मेथड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। अब आपसे पहले पार्ट में कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप लोगों को ये कई दफा बता चुका हूं कि सर सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, अप्पा बेसिस बनता है। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, अप्पा बेसिस बनता है। अप्पा का मतलब है, नोट कीजिएगा, अक्रूड बीडी, अक्रूड बोलो एरियर्स बोलो, एक ही बात है। एरियर्स बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी, एरियर्स सीडी। ये देखिएगा गौर से, डेट्स इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि डेट्स का बाकायदा कॉलम दिया हुआ है, तो मैं यहां पे किस तरीके से डेट्स पे काम करूंगा गौर से देखिएगा। अगर ईयर एंडिंग है 31 जुलाई 2020, तो इसका मतलब ईयर स्टार्टिंग होगा 2019, 2019 एंड अगस्त 1, ये लीजिए 1 अगस्त, ये लीजिए 1 अगस्त 2019। तो चलो एरियर्स ब्रॉड डाउन, एरियर्स ब्रॉड डाउन है 360, ये लीजिए एरियर्स ब्रॉड डाउन है 360। प्रीपेड ब्रॉड डाउन, अच्छा डैश है, नहीं है, प्रीपेड ब्रॉड डाउन नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में नहीं है, ये लीजिए मैंने डैश लिख दिया। आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है, प्रीपेड बीडी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर 2020 आ जाएगा, 2020 और जुलाई 31, जाहिर सी बात है यही प्रीपेड सीडी तक भी जाएगा, ये जुलाई 31 यहां पे भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा। अब मैं यहां नहीं भी लिखूं ना तभी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यही डेट आगे तक जा रही है। अगर डेट चेंज होती तो फिर वो मैं शो करूंगा। अगर जुलाई 31 में मल्टीपल ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ पे एक ही दफा जुलाई 31 यहाँ पे लिख के काम चला लूंगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा क्लोजिंग प्रीपेड। चले क्लोजिंग प्रीपेड देखते हैं सर। क्लोजिंग प्रीपेड है 120, क्लोजिंग प्रीपेड है 120, ये लीजिए 120। और सर क्लोजिंग एरियर्स है हमारे पास, ये रहे 720, तो 720 हमारे पास क्लोजिंग एरियर्स आ गए। ठीक हो गया। अब सब्सक्रिप्शन मिली है, रिसीव हुई है, तो बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो यहां पे लिखा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट। यहां लिखा जाएगा रिसीट एंड पेमेंट। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है वो कितनी है, 9960, तो सर क्रेडिट साइड, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तो 9960 प्लस 720, 10,680, 10,680
360 प्लस 120 माइनस 10,680, सर 10,200, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक दफा फिर बता दूं, क्योंकि अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट है, तो अब ये अगस्त फर्स्ट, और ईयर मैं ऑलरेडी इधर 2020 दोनों तरफ लिख चुका हूं, तो अब मुझे ईयर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी एरियर्स बीडी 720 एंड दिस विल बी प्रीपेड बीडी 120। तो सर 6 मार्क्स में ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट रेडी हो गया। 6 मार्क्स में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डन हो गया। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स नाउ पार्ट बी ऑफ एग्जामिनर हमें कह रहा है पार्ट बी में कैलकुलेट द कैफे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। कह रहा है कैफे का प्रॉफिट निकाल के दे दो। बहुत सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सर सबसे पहले कैफे की टेकिंग्स आएंगी, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद हमारे पास लेस होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक हो गया। ऐड करेंगे परचेजेस, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जाहिर सी बात है ये सब कैफे का हो रहा है, ये सब कैफे का हो रहा है। तो देखो कैफे का रेवेन्यू आपको यहां मिलेगा कैफे टेकिंग्स, और इसके रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही बोलेंगे यही रेवेन्यू है, यही रिसीव हुआ है। 13,520, 13,520। कैफे की ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही हमारे पास, कैफे इन्वेंट्री ओपनिंग 520, क्लोजिंग 770। तो 520 हमारे पास ओपनिंग में है और 770 क्लोजिंग में है। 520 ओपनिंग, 770 क्लोजिंग, ओवर हेयर 520 ओपनिंग एंड 770 क्लोजिंग। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब सर परचेजेस, तो ये रही परचेजेस ऑफ कैफे सप्लाईज, और ट्रेड पेबल्स नहीं है। अगर ट्रेड पेबल्स यहां पर होते ना तो फिर पीएलसीए बनाना पड़ता, फिर पीएलसीए बनाना पड़ जाता, लेकिन नहीं है सर, नजर नहीं आ रहे। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि जिन्होंने बात की है यहाँ पे कि कुछ सप्लायर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, कुछ उधार है। नथिंग मेंशन्ड ओवर हियर। so simple 8190, this 8190 will go as purchases। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 520 प्लस 8190 माइनस 770, 7940। 13,520 से कंसिडर करेंगे तो ये बनेगा 5,580, और ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इन्होंने तो कैफे का प्रॉफिट फॉर द ईयर मांगा है, तो क्या कैफे के कुछ एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं? तो अब गौर से देखिएगा सर, कैफे में एक चीज नजर आ रही है, कैफे स्टाफ की वेजेस। देखें जरा, ये तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये कैफे, जबकि स्पोर्ट्स स्टाफ जो है ना, ये तो स्पोर्ट्स क्लब का होगा, और स्पोर्ट्स हॉल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस ये सब बिलोंग करते हैं क्लब को। कैफे की स्टाफ, कैफे का स्टाफ है, उसकी वेजेस अक्रूड हैं। तो सर इसका मतलब यहाँ पे कैफे स्टाफ की वेजेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट जरूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है। मेरी आदत है, मैं वर्किंग के लिए अकाउंट्स बनाता हूं। मैं इधर अकाउंट बनाऊंगा, बहुत छोटा सा सिंपल सा अकाउंट बनेगा वेजेस का, और सबको पता है वेजेस एक्सपेंस है, अक्रूड है। तो बीडी में आएगी 60, अक्रूड बीडी यहां आएगा, और अक्रूड सीडी यहां जाएगा 80। साल के शुरू में 60 देना बाकी थी, साल के आखिर में अभी भी 80 देना बाकी है। और साल के दौरान कितनी वेजेस पे की है? 2750। ये लीजिए 2750। तो सर आपको आई एस की वैल्यू मिल जाएगी, ये रिसीट एंड पेमेंट से आगे, तो आई एस की वैल्यू मिलेगी 2750 प्लस 80 माइनस 60, 2770। ये यहां पर
लेस कर दूंगा मैं, लेस। अच्छा, एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एक्सपेंस है, वेजेस, स्टाफ, एंड दैट इज 2770। सर डन हो गया। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। -5580, 2810 इज द कैफेज प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट कैफे ने क्लब को कमा के दिया है। आगे क्लब कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है जरा क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना के दो। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हम काम करेंगे इनकम के ऊपर, उसके बाद काम करेंगे एक्सपेंडिचर के ऊपर। सर इनकम इनकी दो ही हैं, दे हैव ओनली टू इनकम्स एंड दैट इज सब्सक्रिप्शन एंड कैफे प्रॉफिट। दो ही इनकम है इनकी, एक कैफे का प्रॉफिट है और एक सब्सक्रिप्शन है। अच्छा सर यह बात आपको कैसे पता चली? मुझे इसलिए पता चली क्योंकि रिसीट साइड पे दो ही वैल्यूज के वजह से पैसा आ रहा है, तो यही दोनों इनकम है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने बनाया था 10,200, 10,200। सॉरी, ये सब्सक्रिप्शन में ऊपर जाएगा और उसके बाद कैफे का प्रॉफिट हमने निकाला 2810, 2810। तो अब हम एडअप कर देते हैं, 13,010, ये हो गई टोटल इनकम। अब काम करते हैं क्लब के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। तो पहले जरा वो एक्सपेंडिचर्स उठा लेते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स जो डायरेक्ट डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट है, जैसे कि वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ। I don't see over here any accrued prepaid regarding this. Wages sports staff 5220, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 5220, वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ। इसके अलावा जो एक्सपेंस नजर आ रहा है सर वो है इंश्योरेंस, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इसका अकाउंट है, तो इसको 2 मिनट रुकते हैं। स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी बकायदा। तो स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं एंड दे आर अपेयरिंग टू बी 3360। इसके रिगार्डिंग भी यहां पे कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा, कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस का। तो 3360, 3360, ये लीजिए स्पोर्ट्स हॉल। और स्पोर्ट्स हॉल के बाद अब चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, 100% इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे वेजेस का अकाउंट बनाया था ऐसे इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएंगे। एंड इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस, राइट? इंश्योरेंस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस के बारे में ये कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है। आप देखो वेजेस अक्रूड था, इंश्योरेंस प्रीपेड। अच्छा, साल के शुरू में भी प्रीपेड है और साल के आखिर में भी प्रीपेड है। तो अब आप नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस का बीडी आएगा हमारे पास डेबिट साइड पे, ये लीजिए 400 प्रीपेड बीडी डेबिट साइड पर आएगा, सीडी क्रेडिट साइड पर आएगा, प्रीपेड सीडी 440 क्रेडिट साइड पर आएगा। इंश्योरेंस पे कितना किया है सर? पे किया है 1430, ये लिखा हुआ 1430। तो दैट मीन्स 1430 प्लस 400 माइनस 440, सर 1390, ये लीजिए 1390, ये आ गई इंश्योरेंस। अब सर सारी चीजें हो गई, डेप्रिसिएशन रह गई है, दो डेप्रिसिएशन नजर आ रही है मुझे, दो। एक तो स्पोर्ट्स हॉल है जिसकी बुक वैल्यू दी हुई है। अब जाहिर सी बात है, अब अंडरस्टैंड करना, स्पोर्ट्स हॉल साल के शुरू में 17,000 वैल्यू का है, 17,000, ना खरीदा है ना बेचा, ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा, तो ये 16,560 कैसे रह गई? 17,000 माइनस 16,560। तो सर ये जो 440 की वैल्यू है, ये जो 440 का डिफरेंस आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन है सर।
दिस हैज डेप्रिशिएटेड 440, डेप्रिसिएशन है स्पोर्ट्स हॉल की। ठीक हो गया। अब आगे नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इसके बाद हमारे पास है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, ओपनिंग बुक वैल्यू तो हमें दी हुई है, क्लोजिंग पे नहीं दिया हुआ कुछ भी हमें। तो अब आप नोट कीजिएगा इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। ओपनिंग हमारे पास है 3900, ओपनिंग है 3900 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और साल के दौरान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे 2100 के, 2100 के एडिशन हुआ है। तो अब आप खुद बताएं, क्या इनकी वैल्यू 6000 हो गई, और क्या इस पे 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रही है। तो 600 डेप्रिसिएशन आ गई। 600 डेप्रिसिएशन इज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये लीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ गई 600। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। 5220 प्लस 3360 प्लस 1390 प्लस 440 प्लस 600, 11010। तो सर 2000 का सरप्लस आ गया, सरप्लस। ये लीजिए 2000 का सरप्लस आ गया। डन। आखिरी में दो छोटी सी थ्योरीज है हमारे पास। कह रहा है स्टेट व्हाट द बैलेंस ऑन बी एच स्पोर्ट्स क्लब एक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट्स। अच्छा, कैलकुलेट की बात नहीं कर रहा, रिप्रेजेंट की बात कर रहा है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एज सिंपल। एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल का ऑल्टरनेटिव है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कह रहे स्टेट द इफेक्ट दैट द सरप्लस और डेफिसिट ऑन बीएच स्पोर्ट्स क्लब income and expenditure account for the year ended 31st July will have, okay, accumulated fund will be increased by $2000। कह रहे वो जो आपने जो भी अगर आपका लेट सपोज सरप्लस की जगह डेफिसिट आता होगा तो आप जवाब डेफिसिट का दोगे। मेरा सरप्लस आया है $2000, तो मैं कहूंगा बी एच एक्यूमुलेटेड फंड विल इंक्रीज बाय $2000। उनका एक्यूमुलेटेड फंड $2000 से इंक्रीज होगा, सरप्लस एड ऑन करते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। पूरा पेपर आप लोगों को करा दिया, टेस्ट करा दिया। सो लेट्स कॉल इट फॉर द डे। सी यू गाइज इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।